सो हेलो एवरीवन। तो आज हम एनडीए रिवीजन सीरीज़ की सेकंड क्लास में एंटर कर चुके हैं। तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका द क्राउन रूल। इससे जो पहली वीडियो है उसमें हम कंपनी रूल के बारे में पढ़ चुके हैं। कंपनी रूल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। कंपनी रूल में हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था 1773 से लेकर 1853 तक की कहानी, है ना, कि किस किस तरीके से जो है हमारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो किस तरीके से रूल कर रही थी, कहाँ पर, इंडिया में, है ना। हमने उसके बारे में पढ़ा था। अब आज हम पढ़ने वाले हैं क्राउन रूल के बारे में। लेकिन ये शिफ्ट आया कैसे, कि कैसे कंपनी रूल यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया जाता है यहाँ पर, और कहानी शुरू होती है हमारे पास क्राउन की। क्राउन इन द मीन्स कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट अब डायरेक्टली जो है वो रूल करेगी इंडिया को। कहाँ से? लंदन से। ठीक है, यहाँ तक की क्लियरिटी आ गई आप लोगों को। अब ये कहानी जो शुरू होती है 1858 से लेकर 1947 के बीच की, यानी कि जो इससे पहले वाली कहानी है उसको डिवाइड करती है हमारा रिवोल्ट ऑफ 1857। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है एक बहुत ही बड़ा मुद्दा हो जाता है हमारी इंडिया का, और कहा जा सकता है हमारे हिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है आपका। इसको सिपोही म्यूटिनी भी कहा जाता है, क्योंकि मंगल पांडे जो जी थे, उन्होंने क्या किया था, एक ब्रिटिश ऑफिसर को गोली मार दी थी, जिसके कारण बहुत ही दंगे हो गए थे और बहुत ही कत्लेआम हुआ फिर, है ना। वो हम हिस्ट्री में कवर करेंगे। आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अभी हम कर रहे हैं, पॉलिटी का चैप्टर है ये, तो हम उसी के हिसाब से अभी इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जब बात आएगी रिवोल्ट ऑफ 1857 की, तब हम देखेंगे वहाँ पर रीजंस क्या रहे होंगे, क्या क्या काम कर रहे थे। जहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है अभी, फिर इंडिया आए, अब इंडिया क्या कर रहे हैं, और दैन इसके बाद देखेंगे कि क्या चेंजेस हो रहे हैं, कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली एंटर कर रही है कहाँ पर, इंडिया में। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले रूल कर रही थी, लेकिन अब कौन रूल करेगा? ब्रिटिश क्राउन। चलिए देखते हैं क्या होने वाला है इसमें। तो इसमें जो है कुछ एक्ट्स आ रहे हैं, जैसे हमने कंपनी रूल में पढ़े थे, बहुत सारे एक्ट्स, आपका रेगुलेटिंग एक्ट था, चार्टर एक्ट्स थे, है ना, बहुत सारे एक्ट्स थे। अब इसमें भी देखेंगे कौन कौन से एक्ट आते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे तो हमारे पास आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये भाई साहब रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? लंदन में पास होकर आ रहा है, और इसको कहा गया है एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। ठीक है, देखेंगे जरा इसमें क्या है गुड। दूसरी बात, 3 एक्ट देखने को मिलेंगे हमें 1861, 92 और 1909 में। ये है इंडियन काउंसिल एक्ट, ये तीनों की तीनों इंडियन काउंसिल एक्ट के बारे में देखेंगे इसमें क्या है। देन हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में। यहाँ पे हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। फिर हम बात करेंगे साइमन कमीशन के बारे में। आई होप आपने इस चीज़ को सुना भी होगा, साइमन कमीशन के बारे में हम छोटे होते से पढ़ते आते हैं ना। उसके बाद कम्युनल अवार्ड की बात करेंगे। देन हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है हमारे लिए, क्योंकि इसमें से बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो आज भी हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलते हैं, और आज भी जो हमारे हाई ऑफिशियल्स हैं या हमारी जुडिशरी है, या फिर कहा जा सकता है कि हमारी लेजिस्लेशन है, वो आज भी ये जितने भी इसमें एक्ट्स हैं, जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं, वो परफॉर्म करते हैं आज भी। और नेक्स्ट आता है हमारे पास इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, यानी कि लास्ट में क्या होता है, हमारा भारत जब आज़ाद हो रहा है तो ब्रिटिशर्स कुछ एक्ट पास करके जाएंगे कि जाते जाते हम ये कह के जा रहे हैं, या हम क्लेम करते हैं कि आज के बाद से भारत पर कोई किसी भी तरह का हमारा हक नहीं है, तो भारत जो है वो फ्री हो चुका है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बारे में, यानी कि एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस के बारे में। तो एक्ट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, यानी कि इसको क्या कहा गया है, और एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। तो देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। सबसे पहली चीज, सबसे पहले हमें मिले थे गवर्नर ऑफ बंगाल, है ना, गवर्नर ऑफ बंगाल मिले थे। देन गवर्नर ऑफ बंगाल को बनाया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को फिर बना दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब ये तीनों की तीनों जो पोस्टें थी, गवर्नर ऑफ बंगाल, है ना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये तीनों की तीनों हमें देखने को मिली थी ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पर। अब जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उसको चेंज कर दिया जाएगा वाइसरॉय में। अब वाइसरॉय का मतलब है यहां पर सेकंड टू द क्राउन, यानी कि अब आपको पता है कि जो डायरेक्ट रूल किया जा रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? क्राउन के द्वारा किया जा रहा है। यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, जो रानी एलिजाबेथ है, उसके द्वारा किसको आगे रूल किया जा रहा है? इंडिया को। अब उसमें हमको सबसे पहली पोस्ट देखने को मिलती है वाइसरॉय, यानी कि सेकंड टू द क्राउन, यानी कि एलिजाबेथ के बाद अगर कोई सेकंड पर्सन है इंडिया को जो रूल करेगा वो कौन है? वाइसरॉय। चलिए सेकंड क्या होता है हमारे पास, जो फर्स्ट वाइसरॉय है वो कौन है? लॉर्ड कैनिंग। और बच्चे जो लास्ट
गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होंगे वो भी कौन है, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, एक चीज याद रखेंगे। दूसरी बात, जो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये बॉडी बनाई गई थी, आपको पता होगा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में एक बॉडी बनाई गई थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और साथ में पिट्स इंडिया एक्ट में बनाई गई थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, है ना। ये बॉडी क्या कर रही थी, पहले सारे अफेयर्स देख रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी के, देन इनको डिवाइड कर दिया गया था, ये सिर्फ उसके बाद कॉमर्शियल आपके अफेयर्स को देख रही थी, देन ये आपके मिलिट्री अफेयर्स, रेवेन्यू अफेयर्स और अदर अफेयर्स को देख रही थी, यानी पॉलिटिकल अफेयर्स आपके कौन, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये दोनों बॉडीज है, कहाँ बैठी हुई हैं, लंदन में बैठी हुई हैं। इन दोनों को क्या कर दिया जाएगा, एबॉलिश कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि 1857 में चीज़ें ही इतनी खराब हो गई थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का ईस्ट इंडिया कंपनी से भरोसा ही उठ चुका था। एक तो वैसे भी उनका चार्टर एक्ट चल रहा था, यानी कि उनको +20 ईयर्स मिल रहे थे, है ना, ये उनका जो चार्टर एक्ट था वो खत्म हो चुका था। तीसरी चीज़ क्या हुई यहाँ पर, ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी की पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया गया यहाँ पर, खत्म। ठीक है, उसके बाद जितनी भी पावर थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो किसके अंडर आ गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट के। उनके रेवेन्यूज, उनकी टेरिटरी, सब कुछ किसके अंडर चला जाता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर। चलिए, उसके बाद बच्चे ये जो सीओडी और बीओसी यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और साथ में बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये दोनों बॉडीज को एबॉलिश करके इनकी जगह पर एक बॉडी बनाई जाती है जिसका नाम है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। यानी कि इन दोनों को रिप्लेस करके क्या बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये कहां पर बैठी है बॉडी, ये भी लंदन में बैठी है, लेकिन ये किसके ऊपर होगी, ये होगी वायसरॉय के ऊपर। यानी कि जैसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, ये किसको रिपोर्ट करता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को या फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, है ना। अब जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, ये इसको कौन करेगा रिपोर्ट, वायसरॉय इसको रिपोर्ट करेगा, ये भाई साहब जाके ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेंगे। किसी भी चीज़ के बारे में अगर कुछ बताना है या कुछ एक्ट पास करवाना है ब्रिटिश गवर्नमेंट से, तो वो कौन करवाएंगे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। एक चीज़ याद रखेंगे, ठीक है, फॉर द इंडिया इसको क्रिएट किया गया है। दूसरी बात, ब्रिटिश कैबिनेट, जो ब्रिटिश की कैबिनेट बनी है, उसको कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया का क्या दे दिया गया है, पावर दे दी गई है। यानी जो ब्रिटिश कैबिनेट है, वहाँ लंदन में बैठी हुई कैबिनेट है ब्रिटिश की, उसके पास इंडियन को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए कंप्लीट पावर दे दी गई है। और इसमें 15 मेंबर का एक काउंसिल बनाया गया है असिस्ट करने के लिए, किसको, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। तो आई होप आपको ये पूरा एक्ट समझ आ चुका होगा। तो ये जो कुछ प्रोविजंस हैं जो नए लाए जा रहे हैं, किसके द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। चलिए, सेकंड जो हमारे पास एक्ट आता है वो आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। अब इसमें पहली चीज क्या हो रही है कि जो वायसरॉय साहब हैं, वायसरॉय साहब को एक पावर दी जा रही है, एडिशनल पावर दी जा रही है, ऑर्डिनेंस, पावर टू इशू ऑर्डिनेंस। अब ये जो पावर है, ये आज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिखती है। जैसे अगर हम बात करें, हमारा प्रेसिडेंट जी हैं हमारे, जो वो आर्टिकल 123 के तहत, आर्टिकल 123 में पावर दी गई है प्रेसिडेंट को कि वो ऑर्डिनेंस को क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो हमारी पार्लियामेंट है, उसमें 3 सेशन होते हैं। पहला आपका मॉनसून सेशन, देन आपका विंटर सेशन और लास्ट होता है आपका बजट सेशन। 3 सेशन होते हैं। अब मान लो कोई इमरजेंसी आ जाती है, और हमें पता लगता है कि जो हमारा पार्लियामेंट है, यानी कि हमारी लोकसभा है, राज्यसभा है, प्रेसिडेंट हैं, वो तीनों के तीनों ही अभी कहाँ नहीं बैठे हुए, हमारे सदन में नहीं बैठे हुए हैं, यानी कि सदन अभी चल नहीं रहा है, अभी हमारी मीटिंग्स नहीं हो रही हैं। तो उस समय पे अगर कोई एकदम से इमीडिएटली कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो कोई लॉ पास करना पड़े, तो अकेले प्रेसिडेंट के पास एक पावर है कि वो ऑर्डिनेंस को क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। तो ऑर्डिनेंस की एक तो लाइफ कितनी होती है, 6 मंथ्स तक, 6 मंथ्स तक इनकी लाइफ होती है। और 6 महीने के अंदर 6 मंथ्स के अंदर क्या होता है, इस ऑर्डिनेंस को पास करवाना होता है। ठीक है, यानी कि 6 महीने के अंदर एक मीटिंग बुलवाई जाएगी, लोकसभा, राज्यसभा, और उसमें इसको क्या किया जाएगा, प्रेजेंट किया जाएगा और इस ऑर्डिनेंस को पास करवाना पड़ेगा। अगर ये ऑर्डिनेंस पास नहीं होता है तो ये डिमोलिश हो जाएगा, खत्म हो जाता है। तो एक ये पावर दी गई वायसरॉय को कि मान लो अगर कल को हो जाता है कि 1857 जो रिवोल्ट जैसी कंडीशन से द्वारा क्रिएट होती हैं अगर, तो क्या होगा, वायसरॉय के पास एक पावर होगी कि वो इमरजेंसी घोषित कर सकता है और कुछ भी लो अपने आप बना सकता है। लेकिन क्योंकि उससे पहले लोग कहाँ से बन के आ रहे हैं, ब्रिटेन से आ रहे हैं, तो पहले जाएगी बात, वहाँ बनेगा लो, वहाँ से पास होगा, देन इंडिया आएगा, देन यहाँ पे इंप्लीमेंट होगा। उससे बेटर है कि हम पहले यहीं पावर दे देते हैं, हाथों हाथ ही काम खत्म। देन अब इस पर हमको देखने को मिलेगा प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। कैसे, आपको पता होगा पीछे हमने एक एक्ट पढ़ा था, उसमें क्या हुआ था कि जो
जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था तो जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे थे और गवर्नर ऑफ मद्रास थे वो सबऑर्डिनेट हो गए थे किसके, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। ये कहानी हमने पढ़ी थी। फिर धीरे धीरे हमने देखा था उसके बाद क्या हुआ था कि जो मद्रास के गवर्नर थे और बॉम्बे के गवर्नर थे उनकी जो लेजिस्लेटिव पावर थी उनको खत्म कर दिया गया था, है ना, वो बिल्कुल एंड कर दिया गया था। फिर उसके बाद हमने देखा कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमको डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिल रही है, यानी कि जो मद्रास के गवर्नर हैं, है ना, मद्रास की लेजिस्लेटिव पावर और बॉम्बे की लेजिस्लेटिव पावर है उनको रिस्टोर किया जा रहा है, उनको रिस्टोर करने की बात की गई है। ठीक है, ये बात हुई यहाँ पर। तीसरी चीज क्या हुई यहाँ पर कि जो इंडियंस है, अब क्या हो रहा है, अब जो लेजिस्लेटिव पावर है यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उनकी 1+4+6 की बॉडी जो है ना, हमने बात की थी 1853 में कि 6 लोग अलग से ऐड किए गए हैं। उसमें अब कुछ और मेंबर्स जो है बढ़ाने की बात की गई है, उसमें कुछ नए मेंबर्स ऐड करने की बात की गई है। ये करेगा कौन, वाइसरॉय करेंगे, वाइसरॉय नॉमिनेट करेंगे कुछ लोगों को, अपनी फेवरेट लोगों को, कि हो सकता है ये आपके ट्रू इंडियंस हो, आपके लॉयल इंडियंस हो, जिनको आप कहाँ बिठाओगे, अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बिठाओगे, उनकी बात हो रही है। ठीक है, तो वाइसरॉय के पास पावर है कि वो एक्सटेंड कर सकते हैं किसको, काउंसिल को। उसके बाद इसमें 3 इंडियंस को क्या किया गया, नॉमिनेट किया गया, किसके द्वारा, वाइसरॉय के द्वारा। कैसे, अब कौन कौन थे, पहले थे सर दिनकर राव, पहले कौन थे, सर दिनकर राव, दूसरे थे राजा ऑफ बनारस, बनारस के राजा, और थर्ड थे महाराजा ऑफ पटियाला। ये जो भाई साहब 3 इंपॉर्टेंट लोग थे, इनको क्या किया गया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल किया गया, किसकी, वाइसरॉय की। अब ये बड़े बड़े लोग हैं, वाइसरॉय छोटे लोगों के साथ तो बैठेगा नहीं, है ना, ये तीनों के तीनों क्या हैं, इनके लॉयल इंडियन है। अब दूसरी बात क्या हुई, यहाँ पर नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई गई, नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, कहाँ कहाँ पर, बंगाल में, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस जो थे आपके, कहा सकता है लाहौर से ऊपर अफगानिस्तान वाला जितना भी एरिया है, वहाँ पर नए क्या बनाए जा रहे हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाए जा रहे हैं। देन पंजाब, क्योंकि 1857 के पहले, जस्ट पहले क्या होता है, पंजाब को भी एनेक्स कर लिया जाता है, पंजाब को भी ब्रिटिश प्रोविंस बना दिया जाता है। देन अवध, देन झांसी, कानपुर, बिहार, फैजाबाद, ये जितने भी इलाके थे 1857 में एक एक करके इन सभी को क्या कर लिया जाता है, अपने पास शामिल कर लिया जाता है ब्रिटिश प्रोविंसेस में। ठीक है, उसके बाद यहाँ हुई कहानी इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 की। आई होप आपको ये भी समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट कहानी आती है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 की। इसमें पहली चीज क्या होती है कि कुछ नॉन ऑफिशियल जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उनको सेंट्रल प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऐड किया जाता है। नॉन ऑफिशियल यानी कि और बंदे ऐड किए जा रहे हैं जो कि सिर्फ नॉमिनेटेड है। ठीक है, नॉन ऑफिशियल है, इंडियंस हैं सारे के सारे। ऑफिशियल होंगे तो वो कौन से होंगे, ब्रिटिशर्स होंगे, लेकिन ये नॉन ऑफिशियल है यानी कि इंडियंस को ऐड किया जा रहा है। कहाँ पर, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वो भी कौन सी, सेंट्रल। ठीक है, ये जो 1+4+6 की बॉडी है। देन उसके बाद हमने देखा कि 3 बंदे और ऐड किए गए हैं, और उसके बाद अब कुछ और इंडियंस को ऐड किया जा रहा है। इसके अलावा जो नॉमिनेशन है, सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय वाइसरॉय, यानी कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर हैं जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में आ रहे हैं, उनके वो किसकी रिकमेंडेशन पे आ रहे हैं, वाइसरॉय की रिकमेंडेशन पे आ रहे हैं। और अगर हम बात करें प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में किसकी रिकमेंडेशन पे आ रहे हैं, गवर्नर्स। तो आई होप आपको ये कहानी भी समझ आ चुकी होगी। अब यहाँ देखेंगे जरा, अब ये क्या करेगा, इसमें ना बात की गई है। अब जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं एक चीज कि यहाँ पे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है, लेकिन हो कैसे रहे हैं ये। अब मान लो कि मैंने आपको प्रोविंस में बोल दिया कि आप ऐसा करिए, हमें एक आदमी चाहिए जो आपको क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा। कहाँ पर, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आकर आपको प्रेजेंट करेगा, तो आप क्या करोगे, अपने प्रोविंस के जो बड़े बड़े जो समझदार लोग होंगे, पढ़े लिखे आदमी होंगे, जिनको लॉ की समझ होगी, उनको इकट्ठा करोगे। अब मान लो 3 या 4 बंदे निकल के आ जाते हैं उनमें से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनमें से कोई एक चूज करना पड़ेगा, है ना, कोई एक चूज करना पड़ेगा। यही मेथड हमारे पास इलेक्शन का होता है। जैसे 3-4 कैंडिडेट खड़े होते हैं और हम वोटिंग करते हैं, उन वोटिंग के थ्रू जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो हमारा नेता बन जाता है। तो वो कहानी इलेक्शंस की होती है। तो ऐसा कुछ जो प्रोविजंस था वो हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना। तो इसको क्या कहा गया है, तो एक्ट जो था इसने क्या किया, एक इनडायरेक्ट प्रोविजन दिया फॉर द इलेक्शन, है ना। पर इलेक्शन वर्ड या इलेक्शन जैसा कुछ भी यूज नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा प्रोविजंस दिख रहा है हमें, आपके सामने ही है ये चीज, है ना। उसके बाद ये जो बजट है, बजट अब क्या है, आपको पता है कि जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी उसके बाद बंगाल का रेवेन्यू सिस्टम हमें मिल गया था, है ना, हमें इन द मीन्स की ब्रिटिशर्स को मिल गया था। अब ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, वहां से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं। अब रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल में बजट को डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन बजट जो वर्ड है ये एक्चुअली बजट जो चीज है ये 1860 में ब्रिटिशर्स के टाइम पर क्या होता है, इंट्रोड्यूस हो चुकी थी। कहां पर, हमारे इंडिया के लिए,
है ना। इंडिया का बजट जो है वो 1860 में ही बनना शुरू हो चुका था। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, बजट को डिस्कस करने के लिए कहाँ पे लेके आया जा रहा है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आ जा रहा है, क्योंकि ये नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं। ये कह रहे हैं हम आते हैं, चाय मट्टी खा के वापस चले जाते हैं, हमारे पास कोई काम ही नहीं होता, हमें कोई काम तो दो, है ना। तो अब वाइसरॉय जी क्या करेंगे, बजट को इंट्रोड्यूस करेंगे कहाँ पर, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, ताकि क्या करें ये, अब इनके पास कुछ फंक्शंस भी है। फंक्शन क्या है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो लोग बैठे हैं ये बजट को डिस्कस कर सकते हैं और इन पर क्वेश्चंस भी रेज कर सकते हैं। यानी कि बजट में अगर बाई चांस मान लो कि इनको रोड बनवाने हैं, है ना, इनको रोड बनवाने हैं, और अगर रोड पे खर्चा कम हो रहा है तो बोलेंगे यार मालिक थोड़ा सा पैसा बढ़ाओ इसमें, है ना, ताकि हम क्या कर सकें, रोड अच्छे बना सकें। पुल बनाना है हमें, या कुछ घर बनाना है, या समथिंग कुछ और बनाना है, कोई बिल्डिंग खड़ी करनी है, कोई कॉलेज बनाना है, उसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कि इसमें इतना खर्चा क्यों हो रहा है, इसमें इतना खर्चा क्यों नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ देखने को मिली, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 में। आई होप आपको ये भी समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट बच्चे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। ये बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट एक्ट है। ये एक्ट है आपका इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। इसको बच्चे और क्या कहा जाता है, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म। मोर्ले मिंटो रिफॉर्म इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि, अभी देखेंगे क्यों, क्योंकि इसमें एक चीज आती है सेपरेट इलेक्टोरेट की बात। अब देखेंगे क्यों। अब जो ये लॉर्ड मोर्ले है, मोर्ले भाई साहब क्या है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, कहाँ बैठे हुए हैं, लंदन में बैठे हुए हैं, है ना। किसको रिपोर्ट करते हैं, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं। अब हमारे पास आते हैं मिंटो, लॉर्ड मिंटो भाई साहब, ये कौन है, वाइसरॉय हैं, कहाँ बैठे हुए हैं, ये इंडिया में बैठे हुए हैं, है ना। ये किनको रिपोर्ट करेंगे, ये भाई साहब मोर्ले को रिपोर्ट करेंगे, यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को करेंगे रिपोर्ट। अब यहाँ पर पहली चीज क्या होती है, अब ये यहाँ पर खेलेंगे डिवाइड एंड रूल। ये कह रहे हैं कि अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंडियंस जो है मिलते चले जा रहे हैं, आपस में खेल रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, आपस में मिलजुल रहे हैं। हो सकता है कि हमारा सफाया ना कर दें, तो इससे पहले ये हमारा सफाया करें, तो हम इनके बीच में फूट डाल देते हैं। अब वो फूट डालेंगे सेपरेट इलेक्टोरेट के तहत। अब सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है बच्चा पार्टी, इसमें क्या होता है कि आप जिस भी कम्युनिटी से आते हैं, मान लो आप हिंदू हैं तो आप हिंदू को ही वोट करेंगे, मान लो आप मुसलमान हैं तो आप मुसलमान को ही वोट करेंगे, है ना। तो क्या हो रहा है, इसमें इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को। अब इसमें सबसे पहले किसके लिए लाया जा रहा है, ये मुस्लिम्स के लिए, है ना, कि जो हिंदू है वो हिंदुओं को वोट करेंगे और जो मुसलमान है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को ही वोट करेंगे, ताकि क्या रहे, एक डायरकी बनी रहे, ठीक है। तो यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट का कहानी आई। इसलिए जो लॉर्ड मिंटो हैं, लॉर्ड मिंटो भाई साहब को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। क्या कहा जाता है इनको, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। अब जितने भी इंडियंस हैं उनके पास जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, ठीक है, उसमें वाइसरॉय गवर्नर है, ठीक है। अब उसमें जो पहला बंदा था ज्वाइन करने वाला भारत का, वो कौन था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, फर्स्ट टू ज्वाइन है ये, ठीक है। ये क्या थे, लॉ मिनिस्टर थे या लॉ मेंबर थे, किनके, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, वाइसरॉय गवर्नर्स की, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ आ चुका होगा। इसके अलावा क्या हो रहा है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो सेंट्रल है और प्रोविंशियल है, उनके साइज और बढ़ाया जा रहा है ना। जो सेंट्रल है उनकी 16 से 20 कर दी है, और प्रोविंशियल्स की यूनिफॉर्म नहीं है, कोई संख्या एक जैसी नहीं हो सकता, कोई बड़ा प्रोविंस हो सकता कोई छोटा प्रोविंस हो, तो उसके हिसाब से क्या किया गया है, एक नंबर जो है डिसाइड नहीं किया गया है। चलिए, उसके अलावा क्या होता है यहाँ पर, अब जो ऑफिशियल्स हैं यानी जो ब्रिटिशर्स हैं, उनकी मेजोरिटी रहेगी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, क्योंकि भाई साहब लॉज यहीं से बनेंगे, कंट्रोल यहीं से किया जाएगा, तो हमें क्या चाहिए, ऑफिशियल्स ही चाहिए सबसे ज़्यादा लेजिस्लेटिव में, है ना। ये तो सिर्फ खेला खेली के लिए बनाई गई है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसका कोई ज़्यादा काम तो है नहीं अभी। तो यहाँ पे क्या होगा, नॉन ऑफिशियल्स की मात्रा ज़्यादा होगी, जो इंडियंस है उनकी मात्रा ज़्यादा है, यहाँ पर ब्रिटिशर्स की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई आपके लिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ये भी बच्चा पार्टी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर 1905 में एक बहुत बड़ा कांड होता है ना। 1905 में बहुत बड़ा कांड होता है, उसके 4 साल बाद ये एक्ट लाते हैं कुछ चीज़ें ठीक करने के लिए, ठीक है। तो आई होप आप जब हम हिस्ट्री शुरू करेंगे देन वी विल डिस्कस अबाउट 1905, ठीक है। चलिए, अब यहाँ कहानी शुरू होती है मॉन्टेग्यू एंड चेल्मसफोर्ड की। अब ये भाई साहब क्या है, इसको मॉन्टेग्यू एंड चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। अब मॉन्टेग्यू जो है वो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन है, लंदन में बैठी हुई बॉडी है ना। और ये चेल्मसफोर्ड कौन है, वाइसरॉय है, कहाँ बैठे हैं, इंडिया में बैठे हुए हैं। ये भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये इंट्रोड्यूस करते हैं बाई कैमरलिज्म। बाई कैमरलिज्म यानी कि 2 हाउसेज, ये आज भी हम देखते हैं, हमारा लोकसभा राज्यसभा है ना, बाई कैमरलिज्म लेके आ रहे हैं और साथ में डायरेक्ट इलेक्शंस लेके आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात। अब ये रिप्लेस करेंगे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को, ठीक है, और इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किसको, राज्यसभा और लोकसभा को, यानी कि अपर हाउस एंड लोअर हाउस। आई होप आपको पता होगा इन सब चीजों के बारे में। नेक्स्ट
उसके बाद क्या हो रहा है, मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन। सब डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे, ठीक है, कि मान लो मुझे आपको चूज करना है तो आपको इलेक्शन में खड़ा होना होगा, पहले 5-6 बंदे खड़े होंगे, उसके बाद जनता आपको वोट करेगी और जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो भाई साहब वहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है। अब जितनी भी लेजिस्लेटिव में बंदे डाले जाएंगे या नए मेंबर्स ऐड किए जाएंगे वो डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू किए जाएंगे। आई होप आपको इतना समझ आ चुका होगा। उसके बाद अब ये जो रिफॉर्म था भाई साहब ये 1919 में आया, लेकिन इसको कब फोर्स किया गया, कब एनफोर्स किया गया इसको, 1921 में। क्यों? क्योंकि भाई साहब इसमें ना कुछ खतरनाक बातें लिख दी थी, कुछ खतरनाक बातें लिख दी थी। पहले सिर्फ जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन थी, यानी कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट लाया गया था वो सिर्फ लाया गया था हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए। अब ये लाया जा रहा है सिख भाइयों के लिए, ठीक है। और साथ में जो इंडियन क्रिश्चियंस हैं, हमारे जो इंडियन क्रिश्चियंस हैं, जो क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा यहाँ पर चेंज किए गए हैं या अपनी मर्जी से गए हैं, ठीक है, वो भी भाई साहब क्या होंगे, उनके लिए भी एक कम्युनल रिप्रेजेंटेशन लेके आया गया, साथ में एंग्लो इंडियंस के लिए भी और यूरोपियंस के लिए भी, कि यूरोपियन को ही वोट डालेगा, इंडियन क्रिश्चियन को ही वोट डालेगा, सिख को ही वोट डालेंगे, मुस्लिम को ही वोट डालेंगे, हिंदू को ही वोट डालेंगे और एंग्लो इंडियंस को ही वोट डालेंगे। वाह क्या फूट डाल रहे हैं ये। देन आती है हमारे पास स्टैट्यूटरी कमीशन फॉर सुपरवाइज आफ्टर 10, यानी कि ये सब चीजें जितनी भी इंप्लीमेंट कर रहे हैं 1919 में जो आया है एक्ट और 1921 में इंप्लीमेंट हो रही हैं, जितनी भी चीजें हैं वो भाई साहब उसको सुपरवाइज करने के लिए एक बॉडी बनाई गई है, उसका नाम है साइमन कमीशन। लो जी हो गया कांड, ठीक है। सुपर जो सुपरवाइज करेगी साइमन कमीशन, और इसमें खुशी वाली बात यह है कि इसमें सारे के सारे ब्रिटिशर्स ही होंगे। बॉडी आएगी कहाँ से, लंदन से बॉडी आएगी, ये साइमन कमीशन, और इसमें सारे के सारे ब्रिटिशर्स हैं। आप मुझे बताओ ब्रिटिशर्स के खिलाफ जाएंगे क्या? कभी भी नहीं, है ना। अब देखेंगे आगे जरा इस पर प्रोटेस्ट कितना सारा होगा फिर। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे जरा, अब जो सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं उनको सेपरेट किया जाएगा, यानी कि जो सेंटर का काम है वो अलग होगा, ठीक है, जो प्रोविंस का काम होगा वो अलग होगा, क्योंकि इंडियंस की डिमांड बढ़ रही थी, है ना। दे आर डिमांडिंग मोर, ये ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, अब हमें ये भी दे दो, अब हमें वो भी दे दो, तो अब उनकी डिमांड भी पूरी कर रहे हैं ये, ठीक है। तो सेंट्रलाइज्ड एंड यूनिटरी फीचर रहेंगे, इनके स्ट्रक्चर जो है वो कंटिन्यू रहेगा, कैसा सेंट्रलाइज्ड ही, यानी कि ताकत अभी भी किसके पास है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव के पास ही है, और यूनिटरी फीचर है, यानी कि दोनों एक हैं, ऐसा कहा जा रहा है। चलिए अब जो इसमें बच्चे दो तरह के सब्जेक्ट्स आते हैं, एक होता है ट्रांसफर्ड और दूसरा होता है रिजर्व्ड। अब जो ट्रांसफर्ड क्या बोलते हैं आपके सब्जेक्ट्स हैं वो आए किसके अंडर, इंडियंस के अंडर, ठीक है, यानी कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उनके अंडर आए। अब उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, हेल्थ, वो कह रहे हैं अगर आपको ठीक रहना है तो अपने हेल्थ पर लो बना लो, अगर आपको एग्रीकल्चर खाना पीना है तो एग्रीकल्चर पे आप खुद लो बना लो, आपको रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सही करना है तो रोड पे आप खुद बना लो। भी इसको बना कौन कौन रहा है, उस प्रोविंस का गवर्नर और साथ में उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि जो लोग बैठे हैं उसके साथ अदर मेंबर्स हैं वो बना रहे हैं। और जो रिजर्व्ड हैं, यानी कि जो ऑफिशियल्स के अंडर आया, अंडर ब्रिटिशर्स, उसमें आ रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर, देन आ रहा है लैंड, क्योंकि उससे रेवेन्यू आना है, पैसा कहाँ से कमाएगा भाई, है ना। एल्कोहल कंज्यूमर बहुत सारे थे तो पैसा कहाँ से आएगा भाई, और रेवेन्यू सारा का सारा, है ना। देन लिमिटेड फ्रेंचाइजी राइट टू वोट, यानी कि हमारे पास वोट देने के लिए एक प्रोविजन था, वो ये था कि आपको अमीर होना पड़ेगा, है ना, आपको अमीर होना पड़ेगा, आपका वर्चस्व होना चाहिए, कहाँ सोसाइटी में वर्चस्व होना चाहिए, तभी आप क्या डाल सकते थे, वोट डाल सकते थे। यानी कि अगर मान लो 100% लोग हैं तो इनमें से सिर्फ 10 से 12% लोगों के पास ही वोट डालने का अधिकार था उस समय पर, ठीक है। हम बात करें 1919 और 1921 के बीच की, है ना। चलिए, तो आई होप आपको ये स्लाइड भी समझ आ चुकी होगी बच्चा पार्टी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो आज भी हमें देखने को मिलती हैं, कहाँ, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट आती है बात साइमन कमीशन की, 1927। यहां पर बात की गई थी कि कब आएगा ये, 10 साल बाद आएगा, है ना। कब बोला गया है ये, 1919 वाले एक्ट में बोला गया है, जो ये 1921 में इंप्लीमेंट हुआ, इसमें कहा है कि 10 साल बाद आएगा ये, लेकिन ये भाई साहब पहले ही आ गए, है ना। ये तो पहले 5-6 साल में आ गए, इनसे रुका ही नहीं जा रहा। अब देखेंगे इधर क्या होता है, ये इसको बनाता कौन है, सर जॉन साइमन, है ना, सर जॉन साइमन बनाते हैं इसे। 7 मेंबर की एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये स्टैट्यूटरी कमीशन है, और उसके साथ क्या होता है, ये सबमिट करेगी अपनी रिपोर्ट इन 1930। 1927 में घूम के जाएगी, लेकिन 1930 में अपनी रिपोर्ट देगी, ठीक है। लेकिन ऑल मेंबर्स वर ब्रिटिशर्स, दिस इज द प्रॉब्लम, है ना, दिस इज द प्रॉब्लम होगी यहाँ पर।
अब जितने भी इंडियंस हैं वो क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं इस चीज़ को कि भाई तुम तो गलत बताओगे ही नहीं, ये भाई साहब हमें मारते हैं, तुम बता ही नहीं है, तुम तो कह रहे हो पीठ थपथपा रहे हैं हमारी हमारी इन्होंने पीठ लाल कर दी मार मार के, तुम गलत बता रहे हो उसमें, है ना। तो जितनी भी यहाँ पर पार्टीज होंगी, इंडियन नेशनल कांग्रेस होगी, आपकी अदर पार्टीज होगी, सब की सब क्या करेंगे, इसको बायकॉट करेंगे, किसको, साइमन कमीशन को, है ना। कहेंगी गो साइमन कमीशन, गो बैक, है ना, गो बैक साइमन कमीशन, वापस जाओ यहाँ से, दबाओ जाओ। देन क्या होता है हमारे पास जितने भी प्रोविंसेस हैं, जो जितने भी प्रोविजंस हैं एक्चुअली, जो साइमन कमीशन क्या करेगी, अब इसने रिकमेंड क्या क्या किया था जरा वो देखिए। ये रिकमेंड करते हैं कि कम्युनल इलेक्टोरेट जो है, यानी कि जो अपनी जनता को आप अपना वोट डाल रहे हैं, अपने हिंदूज वोट डाल रहे हैं, सिख को सिख वोट कर रहे हैं, मुसलमानों को मुसलमान वोट कर रहे हैं, अनदर कम्युनिटी को बाकी वाले कर रहे हैं आपस में, है ना। उनको क्या किया जाए, ये कंटिन्यू किया जाए, है ना। जो हमारे लीडर्स थे वो इसके खिलाफ थे, बोला इसको बंद करना चाहिए, ऐसे तो हम यूनाइट ही नहीं हो पाएंगे कभी, ऐसे तो हमारा यूनिटरी फीचर ही नहीं क्रिएट हो पाएगा कभी भी ज़िंदगी में, हम तो कभी एक नहीं होंगे तो हम देश से आज़ाद कैसे होंगे, है ना। उसके बाद डायरकी इन द मीन्स कि जो प्रोविजंस दिखने को मिले हमें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट अलग से चल रही है, सेंट्रल अलग से चल रही है ना, इसको ख़त्म किया जाए, पहले तो इसको ख़त्म किया जाए। देन एक ही चीज़ बनाई जाए, वो है फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी कि जितने भी प्रोविंसेस हैं वो सब के सब किसके अंडर आ जाएं, ब्रिटिश इंडिया के। जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं, राजा महाराजा अपनी गद्दियाँ छोड़ें और किसको एंटर करें, किस में एंटर कर जाएं, ब्रिटिशर्स के अंडर। ये कहानी छेड़ रहे हैं। और साथ में कुछ 3 राउंड की टेबल कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं जिन पे बहुत सारी बहस चलती है आपस में, बहुत सारे लीडर्स बैठे होते हैं, इसमें बहुत सारी चर्चाएँ होती हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं निकलता इनका, ठीक है। ये कि मैं गांधी जी जाने से मना कर देते हैं, जाते ही नहीं है, वो कहानी अलग है, ठीक है। तो ये सब हो रहा है कहाँ पर, साइमन कमीशन के आने पर। देन आता है हमारे पास कम्युनल अवार्ड 1932। अब इन्होंने एक और गेम खेली, गेम खेलते हैं राम से मैकडोनल्ड, है ना। ये करते हैं, ये स्कीम लेके आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ की, यानी कि जितनी भी हमारे माइनॉरिटीज़ हैं, जो हमारे यहाँ पे डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, जैसे एससी हो गया, एसटी हो गया, इनको क्या किया जाए, इनको भी रिप्रेजेंट करने का मौका दिया जाए, इनको भी कम्युनल कहा जा सकता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट लाया जाए इनके लिए भी, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, यूरोपियंस, है ना, इनके लिए तो चल ही रहा है। इसके अलावा एक्सटेंड कर दिया जाता है फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, है ना, जितनी भी डिप्रेस क्लासेस हैं उनके लिए भी क्या किया जाता है, इसको एक्सटेंड किया जाता है ताकि वो भी क्या कर सके, रिप्रेजेंट कर सके खुद को। क्योंकि क्या है कि उस वक्त यूरोप में कहा जा सकता है कि जो ह्यूमैनिटेरियन जो मतलब ह्यूमनिज्म कहा जा सकता है, या इंडिविजुअलिटी है ना, उसका बड़ी अलग से ही प्रकोप चला हुआ था। सब लोग ऐसा सोचते थे कि जो व्यक्ति है, आदमी है, वो सबसे ऊपर है, वो ऊंचा है, इंसान ही सबसे आगे है, इंसान सबसे ज़रूरी है ना, ऐसी बातें चल रही थी। लेकिन इंडिया में जिस तरीके का स्ट्रक्चर था हमारे यहाँ पर, जो वुमेंस की हालत थी, जो लोअर कास्ट की हालत थी, एज़ पर हमारी हिस्ट्री, है ना, जितनी भी चीज़ें चल रही थी वो सब बहुत ख़राब थी हमारे यहाँ पर। तो उसको शायद ठीक करने के लिए एक आइडिया भी था इनका, बट हमारे यहाँ के लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आई, ठीक है। अब जो गांधी जी ये क्या कर रहे थे, इसको अपोज कर रहे थे कम्प्लीटली। वो चाहते थे कि ये ना हो, अगर ऐसा हो जाता तो शायद जो शायद अपर कास्ट थी वो अलग हो जाती, और जो लोअर कास्ट थी उसमें और ज़्यादा गैप क्रिएट हो जाता। एक तो हम सारे में लीडर्स चाह रहे हैं कि हम यूनाइट हो जाएं ताकि हम बात पे हमला करें, लेकिन वो हमला करने ही नहीं दे रहे हमें, वो पहले ही हमें अलग अलग करी जा रहे हैं, ठीक है। तो गांधी जी क्या करेंगे, फास्ट पे बैठ जाएंगे, कहाँ पे, अनटू डेथ, यानी कि आमरण अनशन पे बैठ जाएंगे वो यारवाड़ा जेल में। उस वक्त कहाँ थे गांधी जी, जेल में थे। लेकिन जो भीमराव अंबेडकर जी हैं वो इस चीज़ को क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भाई साहब जो भीमराव अंबेडकर जी हैं हमारे बाबा साहब, है ना, वो भी क्या थे, इन्हीं कम्युनिटी में से आते थे, इसी कम्युनिटी से आते थे, और उनको भी वो भी ये सब चीज़ें झेल कर आए थे। तो उन्हें लगता था कि कभी हमें एक्सेप्टेंस तो नहीं मिलने वाली सोसाइटी में, तो क्यों ना अंग्रेजों की ये बात पर क्या कर लिया जाए, मान लिया जाए इस चीज़ को, है ना, उनके साथ चल लिया जाए इस चीज़ के लिए। लेकिन क्या होता है, गांधी जी इसके खिलाफ होते हैं, बी आर अम्बेडकर जी इसके साथ होते हैं, तो दोनों की बहुत बहस बसाई हो जाती है इस चीज़ पर, ठीक है। लेकिन लास्ट में क्या होता है, इनके बीच में एक पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट में गांधी जी और बी आर अम्बेडकर जी के बीच में होता है, और इसमें कहा जाता है कि हम क्या करेंगे, सीट को रिजर्व कर देंगे फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, यानी कि जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है कहाँ, हिंदूज की, वहाँ पर हम क्या करेंगे, रिजर्व करेंगे सीट को फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, ठीक है। तो ये कहानी है किसकी, कम्युनल अवार्ड ऑफ 1932 की। कौन लेके आ रहा है इसको, राम से मैकडोनल्ड। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी यहाँ इसके बारे में, है ना। नेक्स्ट
नेक्स्ट आता है हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों भाई साहब? क्योंकि इसमें से इतने सारे प्रोविंसेस उठाकर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखे गए हैं और वो आज भी हमारे जो नेता हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जो हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वो उसको एक्सरसाइज करती है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले ये बहुत ही लेंथियस्ट जो एक्ट था, इसमें क्या क्या था, 321 सेक्शंस थी भाई साहब और 10 शेड्यूल थे इसमें, है ना, यानी कि भर के लिखा हुआ था बहुत सारी चीज़ें। अब पहले तो ये डायरकी को एबॉलिश करेगा, आपको बता चुका हूँ डायरकी क्या है, और इंट्रोड्यूस करेगा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को। ठीक है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को क्या करेगा, ये ऐड करेगा भाई साहब। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यानी कि जो प्रोविंसीज हैं वो अपने आप को क्या करेंगे, खुद ही चलाएंगे, अपने लॉज खुद बनाओ, अपने आप को खुद देखो। और ये चीज़ हमें अब भी देखने को मिलती है, जो सेंटर जो है वो हम स्टेट्स को मौका देता है अपने लिए खुद लॉ बनाने के लिए, है ना, वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है हमें। ये ऑल इंडिया फेडरेशन, यानी कि ऑल इंडिया फेडरेशन इन द मीन्स की सभी जितनी भी प्रोविंसेस वो सब एक हैं, ऑल इंडिया फेडरेशन की बात करते हैं। और लेकिन प्रिंसली स्टेट्स इसको ज्वाइन नहीं करते, वो कहते हैं नहीं हम अलग ही अच्छे हैं, हम नहीं अभी ऐड करेंगे तुम्हारे साथ। ठीक है, उसके अलावा पावर को डिवाइड किया जाता है, वो आज भी हमें देखने को मिलता है। स्टेट्स जो स्टेट की चीज़ें हैं वो स्टेट खुद देखेगा, जो सेंटर की चीज़ें वो सेंटर खुद देखेगा, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दोनों देख सकते हैं, है ना। अब वो 3 लिस्ट क्रिएट की गई हैं, हमारे यहाँ पे भी शेड्यूल 7 में देखने को मिलती हैं। शेड्यूल 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलती हैं हमें कौन कौन सी, यूनियन लिस्ट, देन स्टेट लिस्ट, और साथ में कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये 3 लिस्ट आज भी हमें शेड्यूल 7 में देखने को मिलती है ना, जिसमें यूनियन लिस्ट है, सेंटर लॉ बनाता है जिस पर उसी को हक है सिर्फ, स्टेट लिस्ट स्टेट ही लॉ बनाता है सिर्फ, उसी को हक है, कॉन्करेंट पे दोनों बनाते हैं। ठीक है, लेकिन उस पर भी सबसे ज़्यादा पावर किसको दी गई है, यूनियन को ही दी गई है। ठीक है, उसके अलावा आरबीआई 1934 में एस्टैब्लिश किया जाता है। ठीक है, फेडरल कोर्ट बनता है 1937 में, फिर प्रोविंशियल सर्विस कमीशन बनाई जाती है। आपको पता होगा इससे पहले सिविल सर्विसेज आया था, है ना, इंपीरियल सिविल सर्विसेज कहा जाता था उसे। उसका एग्जाम कहाँ होता था, लंदन में होता, उसका सिलेबस क्या था कोई पता नहीं था तब पहले हमें। बाद में उन्होंने बताया कि पर्शियन आएगी आपको, ठीक है, फ्रेंच पूछी जाएगी, और फिर वहाँ जाते हैं और वो लोग एग्ज़ाम देते हैं, पास भी करते हैं। और बहुत सारे हमारे जो पहले सिविल सर्विसेज का ऑफिसर बनते हैं भाई साहब, वो होते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर जी, है ना। तो पीएससी बन रहा है, जॉइंट पीएससी बन रहा है, यानी कि बहुत सारे अगर प्रोविंसेस हैं तो उनका एक ही एग्जाम कंडक्ट होगा और उसी से डिफरेंट स्टेट्स के लिए क्या भेजा जाएगा, ऑफिसर्स को चुना जाएगा। ठीक है, ये हो रहा है। और बाय कैमरलिज्म दिया जाता है 11 में से 6 प्रोविंसेस को। ठीक है, यानी कि 11 प्रोविंसेस हैं हमारे किसके अंडर, ब्रिटिशर्स के अंडर है, तो उसमें से 6 को क्या दिया जा रहा है, बाय कैमरलिज्म दिया जा रहा है। उसमें बंगाल, बिहार, मद्रास, असम, बॉम्बे और यूनाइटेड प्रोविंसेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, यानी कि हमारे जितने भी नेता थे, जितने भी हमारे आज़ादी में शामिल लोग थे, है ना, उन सभी ने क्या किया, जितने भी क्रांतिकारी थे हमारे, उन्होंने उस स्टेज तक इंडिया को ला खड़ा कर दिया कि अब हमारा इंडिया क्या है, आज़ाद हो गया। ब्रिटिशर्स ने हाथ जोड़ दिए हमारे आगे और वो चल पड़े हैं वापस ब्रिटेन की तरफ। ठीक है, तो इंडिया एक्ट इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, पहली बात तो 20 फरवरी 1947 में पास किया जाता है। पीएम होते हैं उस वक्त कौन, क्लेमेंट एटली। ठीक है, ब्रिटिश क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं कि ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड एंड बाय 30 जून 1948, कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश रूल इंडिया में खत्म हो जाएगा। चलिए, फिर 3 जून 1947 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटिश कांट भी एप्लीकेबल, ये चीज़ बोली जाती है कि अब आपके ऊपर जो हमारा क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो लागू नहीं होगा। ठीक है, और सेम डे क्या होता है, माउंट बेटन भाई साहब जी आते हैं अपना माउंट बेटन प्लान लेकर और इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है। ठीक है, हमें देखने को मिलता है पार्टीशन, और इसको एक्सेप्ट करते हैं कांग्रेस और मुस्लिम लीग, और यहाँ पर ख़त्म होता है ब्रिटिश रूल। तो आई होप आपको ये क्लास मज़ेदार लगी होगी, चीज़ें समझ आई होंगी और आपके लिए ये हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट अब हम मिलेंगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, जहां हम बात करेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया गया, कौन कौन से लोग थे जिनका बहुत बड़ा रोल रहा उस चीज़ में। ठीक है, तो आई होप आपको एक वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।